दोस्तों, एक लड़के ने एक नेताजी से पूछा कि बताइए हम आपको क्यों चुने। इस पर नेताजी बोले, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं बेटा। लड़का बोला, हम कैसे माने कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं? तो नेताजी ने उसको सबूत भी दे दिया। ये देखिए। जमीन पर लौटते हुए ये नेताजी राजद के मधुबनी के पूर्व विधायक मदन शाह जी हैं। इनका कहना है कि 2 करोड़ 70 लाख डुबाने के बाद भी इनको इलाके से टिकट नहीं मिला। बेटा बेटी का ब्याह भी करना है। मतलब एक नेता विधायक बनने के लिए जिंदगी लगा देता है, इसके बाद जब उसकी पार्टी उसी की लंका लगा देती है तो ऐसा ही होता ना बाबा। बिहार विधानसभा चुनाव का यह आखिरी दौर चल रहा है दोस्तों। छठ महापर्व के बाद से अब इसके अंदर एक तेजी देखने को मिलने वाली है। हर पार्टी अब स्लॉग ओवर्स में बैटिंग करने की तैयारी कर रही है। ये राजनीतिक हलचलों, आरोप प्रत्यारोप और जमीनी संघर्षों से भरा एक बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दौर है। इस चुनाव में सत्ता की दौड़ जितनी राजनीतिक समीकरणों के लिए जरूरी है, उतनी ही बात इसकी भी हो रही है कि क्या बिहार में कभी बदलाव आ सकता है। चुनावी मैदान में शामिल दल अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और सोशल इक्वेशन भी गढ़ रहे हैं। तो कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सा गठबंधन क्या कर रहा है, किन के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन सब की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाइएगा गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये महागठबंधन बिहार का भला कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। दोस्तों, एक तरफ राजद के लिए जहां उनका MY समीकरण मुस्लिम यादव से बनता है, वहीं भाजपा के लिए यही MY समीकरण महिला और यूथ से बनता है। इन्हीं इक्वेशन से बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। इस बार के चुनाव में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहला 6 नवंबर, दूसरा 11। नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली NDA सरकार अपने डबल इंजन विकास मॉडल की बहाली को लेकर चुनाव मैदान में है, जबकि महागठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल बदलाव और रोजगार के मुद्दों को लेकर जोरदार चुनौती दे रही है। NDA और महागठबंधन की इस लड़ाई को देखते हुए पहली बार पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्होंने ऐसा चुनाव इससे पहले कभी नहीं देखा था। शुरुआत करते हैं महागठबंधन से। राजद और कांग्रेस के बीच की लड़ाई खुद इस गठबंधन के लिए कितना डेंट कर चुकी है, इसका अंदाजा ही उनके कार्यकर्ताओं को शायद हो। लेकिन इस दौरान बिहार कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे के विवादों ने न सिर्फ पार्टी की इमेज को डेंट किया है, बल्कि अंदरूनी गुटबाजी को भी उजागर किया है। पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आफाक आलम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर रुपए लेकर टिकट बेचने का सीरियस एलिगेशन, गंभीर आरोप लगाया है, जिससे पार्टी में तनाव और विवाद गहरा गया है। इस क्लिप से पता चला है कि पार्टी में गुटबाजी के साथ साथ भ्रष्टाचार भी चरम पर है और टिकट बंटवारे की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है क्या? हेलो, बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में मोहम्मद आफाक आलम ने बड़ा बयान दे दिया। आरोप लगाया कि टिकट के लिए हमसे पैसा मांगा गया। इतना नहीं, कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, प्रभारी और अन्य नेताओं पर आरोप लगे कि वो पैसे के बल पर टिकट दे रहे हैं। राजद के मामले में भी टिकट की राजनीति में ट्रांसपेरेंसी की कमी और परिवारवाद की बात सामने आ रही है। कई ऐसे नेता हैं जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी में चले गए, तो कुछ बिना सदस्यता लिए ही टिकट लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े। इससे भी राजद की इमेज को नुकसान हुआ है और कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल रही है। अब बिहार में जब भी चुनाव आता है, राजद को रोकने के लिए जंगल राज की वापसी का डर पूरे बिहार में दिखाया जाता है। यह शब्द लालू जी के पिछली बार सत्ता में रहने के दौरान बिहार की खराब कानून व्यवस्था और बढ़ते क्राइम के लिए इस्तेमाल होता था। NDA ने जंगल राज के मुद्दे को बिहार चुनाव के दौरान बार बार उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार में इसे जोर शोर से याद दिलाया है। अब ऐसा नहीं है कि राजद के कार्यकर्ताओं ने इसका मौका नहीं दिया। पिछले कुछ टाइम से बिहार में कई ऐसे गाने वायरल हुए हैं जिनकी वजह से राजद पर यह आरोप और भी ज्यादा बैठ रहा है, क्योंकि इन गानों में वो जातिवादी एंगल साफ नजर आ रहा है, जहां राजद के कार्यकर्ता ये तक बोलते हुए नजर आए हैं कि एक बार भैया को सत्ता में आने दो तो हम तुमको घर से कट्टा दिखाकर उठवा लेंगे। हेलो, खैर ऐसे गानों और ऐसी बातों ने बिहार चुनाव में राजद की इमेज को और भी ज्यादा डेंट किया है। ऐसे तो जंगल राज का ठप्पा इस पार्टी पर लगता रहा है, वहां इस तरह के गानों ने भी पूरी पार्टी की उसी इमेज को जनता के सामने लाया है। इन गानों को यूट्यूब पर करोड़ों बार देखा जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, चिराग पासवान और बाकी नेताओं को भी धमकी देने वाले शब्द हैं इन गानों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गाने को जंगल राज की आहट बताते हुए उसकी निंदा की। वहीं राजद के एक प्रचार कार्यक्रम में बजाए गए एक गाने पर महिलाओं के अपमान का भी गंभीर आरोप लगा है। इन गानों में महिलाओं के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद और सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। इसी बीच राजद पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोपों ने भी बल पकड़ा है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि कैसे मधुबनी के एक पूर्व विधायक जमीन पर लौटते हुए स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रहे थे। ऐसे ही तमाम नेता हैं जिनको इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है कि पार्टी के अंदर बाहर के राज्य से आए हुए नेता लोग अपनी चला रहे हैं और टिकट के बदले पैसे लेने के आरोप से वो लोग घिरे भी हुए हैं।
इन सब के अलावा एक लड़ाई दोस्तों ये भी है कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए जिनका नाम आगे किया गया, मुकेश साहनी, जिन जातियों से वो आते हैं या जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरे बिहार में सिर्फ 5-6% पॉपुलेशन का हिस्सा है। वहीं मुसलमान जो बिहार में 18% रिप्रेजेंटेशन रखता है, उनके लिए राजद की तरफ से कोई भी ऐसा पद नहीं दिया गया। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। इसका दबाव बनाते हुए ओवैसी ने भी अपनी एक रैली में बोल दिया कि राजद के लिए मुसलमान सिर्फ टेंट और दरी बिछाने के लिए। इसने तेजस्वी और राजद पर एक और दबाव बनाया है। साथ ही तेजस्वी के कुछ चुनावी वादे भी ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठते हैं। ये वादे पॉलिटिकल रूप से इंप्रेस जरूर करते हैं, लेकिन आंकड़ों और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत मुश्किल है। जैसे सरकार बनने पर 2,97,00,000 परिवारों को 20 महीनों में कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का वादा। बिहार में अभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों की जो संख्या है दोस्तों, उसे समझें तो 20 लाख के आसपास है। इसमें बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिन्हें पूरी तरह स्थायी बनाना एक बेहद मुश्किल और महंगा काम है। एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख सरकारी नौकरियां ही बिहार की आबादी के हिसाब से आर्थिक रूप से उचित मानी जाती है, जबकि 2,97,00,000 परिवारों को नौकरी देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब मान लीजिए कि कुछ भी करके सरकार बनने के बाद ये लागू भी हो जाए, तब भी इतने लोगों की सैलरी और बाकी खर्च उठाने में इतना बड़ा बजट जाएगा कि पूरी बिहार की जीडीपी भी पार कर देगा। ऐसे में ये वादे सच होते दिखते नहीं। अमित शाह ने भी अपनी रैली में इस आंकड़ों की बात की और समझाया। उन्होंने कहा कि इन सब का हिसाब करते हुए 12 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। ये बिहार की जीडीपी से ज्यादा है। इससे बिहार के ऊपर भारी दबाव होगा और बिहार के राजस्व में भी कमी आएगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने भी हाल ही में इलेक्शन कमीशन द्वारा बिहार सहित पूरे देश में एसआईआर लागू करने की जो बात कही है, उसका विरोध नहीं किया उन्होंने। एक वीडियो में जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो वो टाल गए कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा था, तो इसमें क्या नई बात है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को राजद की तरफ से एक स्पष्ट संकेत है कि भैया हमारे मुद्दे अलग है, हाँ, आपका एसआईआर होगा, हमारा नहीं है। वहीं राहुल गांधी भी इस पूरे चुनाव में 58 दिनों तक गायब रहे। लोगों का कहना है कि इस चीज ने भी मामले को तूल दिया है और आने के बाद छठ पर उन्होंने जो बयान दिया है उससे बहुत बवाल हो गया है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। अब देखिए, इस बयान के बाद मुश्किल ये होगी कि राहुल को भले इस बयान में मोदी जी नजर आ रहे थे, लेकिन बिहार को इसमें छठ महापर्व दिखाई दे रहा है। सबको पता है कि छठ बिहारियों और पूर्वांचलियों के लिए आस्था का विषय है, उनके लिए एक इमोशन है। इससे खिलवाड़ कोई भी पूर्वांचली या बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आस्था और विश्वास का वो माहौल होता है जिसके ऊपर किसी भी बिहारी को आप अलग नहीं देखेंगे। ऐसे में इसे ड्रामा बोल देना एक चुनौती रहेगी इन लोगों के लिए। उधर प्रशांत किशोर की बात करें तो भैया वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। इस चुनाव में एक थर्ड फ्रंट प्रशांत किशोर ने भी खोलने की कोशिश की है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो उनका चुनाव न लड़ने का फैसला उतना सही मैसेजिंग नहीं देगा। कारण उन्होंने ये बताया चुनाव न लड़ने का कि भैया ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन पर असर डालेगा। उनका फोकस पार्टी को स्ट्रांग करना और एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन बनाने पर। प्रशांत किशोर जी, अब आप ये भी कह दो ना कि एलियन होता है तो भी मैं विश्वास कर लूंगा। सही में मतलब इतना गणित तो हमने भी पढ़ा है कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या चलता है और क्या नहीं। प्रशांत किशोर ने पार्टी के लिए 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और वो मुख्य रूप से वोट विभाजन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि जन सुराज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ आरजेडी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगी और जहां आरजेडी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी वहां जन सुराज मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं उतारेगी, जिससे मुस्लिम वोट बैंक के विभाजन से बचा जा सके। पीके के आलोचक कहते हैं कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो चुनाव से पहले विकासवादी राजनीति का दावा कर रहे थे। कई लोगों ने तो उनको बिहार का केजरीवाल भी घोषित कर दिया। उनके इस रणनीतिक फॉर्मूले को बिहार में 60% आबादी यानी 40% हिंदू और 20% मुस्लिम को समर्थन में लाने की योजना के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने जन सुराज को मजबूत करने, नए उम्मीदवारों को टिकट देने और जाति समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन दोनों को चुनौती देने की रणनीति बनाई है, जो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव की संभावना पैदा करती है। लेकिन अभी होगा कितना, ये देखने लायक हो। अब बात एनडीए की भी कर ले तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी सब कुछ बढ़िया है। सबसे पहले तो एनडीए को बिहार चुनाव में 2 महीने पहले से ही चुनौतियों से जूझने वाला गठबंधन कहा जा रहा था। इसके अपने रीजन है। दरअसल पिछले बिहार चुनाव में चिराग पासवान की एलजेपी ने जो डेंट जेडीयू को दिया था, जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता अभी भी ये बात भूले नहीं है। वहीं खुद चिराग नीतीश के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े हुए थे। ऐसे में जेडीयू के नेताओं के बीच भी वो टसल साफ झलक रही थी। वहीं भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं को नीतीश के दोबारा पलट जाने का भी डर है। ऐसा करीब 2 बार हो चुका है। यही वजह है कि जमीनी स्तर पर जेडीयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में भी सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा था। भाजपा के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका कोई चेहरा नीतीश कुमार के बराबर नहीं है। इतना ही नहीं, भाजपा के पास खुद का कोई पॉपुलर चेहरा भी बिहार में नहीं है। लेकिन भाजपा का जमीनी संगठन और जदयू में नीतीश कुमार की लोकप्रियता ही इस गठबंधन को सबसे स्ट्रांग बनाए हुए है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह की खींचतान इस गठबंधन में दिखनी चाहिए थी, वो कम दिखी। अपने कार्यकर्ताओं में एक संदेश देने के लिए खुद नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर छठ में पहुंचे। चिराग ने दरवाजे पर आकर वेलकम किया, पैर भी छुए, आशीर्वाद लिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने मंच से इस बात को बार-बार कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में एनडीए ने अपनी कमियों को जिस तरीके से ठीक किया है, वो इस चीज को बताता है कि बिहार का चुनाव एनडीए के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कई जमीनी पत्रकारों का कहना है कि इस बार नीतीश कुमार ने जिस तरह से टिकट बंटवारा किया है,
ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बिहार चुनाव के बाद जेडीयू की सीटें भाजपा से भी ज्यादा हों। भाजपा की तरफ से टिकट बंटवारे को लेकर भी कुछ तनातनी नजर आई। भाजपा ने प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया में पारंपरिक नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है, जिससे पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठे थे। हालांकि भाजपा की चुनावी प्रक्रिया इतनी स्ट्रांग है कि उनका सेंट्रल लीडरशिप इस चीज को टैकल कर लेगा, लेकिन गारंटी पार्टी की हो सकती है बॉस, आदमी की थोड़ी ना। खासतौर पर कई जिलों में पार्टी के पुराने कार्यकर्ता अपने उम्मीदवारों को लेकर असंतुष्ट हैं। ये दावा कर रहे हैं कि टिकट के औपचारिक निर्णय में पारिवारिक और क्षेत्रीय पक्षपात हुआ है। इससे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे के लिए नाखुशी का माहौल बन गया है, जो चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकता है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इन सारे नेताओं, इन सारे वादों, इन सारी पार्टियों और इन सारे गठबंधनों में से बिहार किसको चुनकर सत्ता में लाता है। आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।